फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर माइंड पावर कोचिंग क्लासेस में। कॉम्पिटिटिव मैथ संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम में आज हम चर्चा करने वाले हैं समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी को लेकर। यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? किसी संख्या को प्रथम पद a मानकर उसमें किसी दूसरी संख्या d को बारंबार जोड़कर अथवा घटाकर क्रमशः प्राप्त होने वाले एकांतर क्रम के पदों की जो श्रृंखला होती है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे यहां पर हमने प्राकृतिक संख्याओं को लिया है 1 2 3 4, आगे 5 6 7 8 9। प्राकृतिक संख्याओं में जो लगातार आने वाले पद होते हैं, क्रमशः आने वाले पद होते हैं, उनमें बारंबार एक को जोड़कर नया पद प्राप्त करते चले जाते हैं। तो यहां पर प्रथम पद एक हुआ और बारंबार जुड़ने वाला पद भी एक हुआ। यहां हमारे पास दूसरी श्रृंखला है, जैसे कोई पहाड़ा ले लो, 2 से 40 तक के पहाड़े बच्चों को याद कराए जाते हैं स्कूलों में। किसी भी पहाड़े को ले लिया जाए, जैसे 2 का पहाड़ा होता है 2 4 6 8 10 12 14 16। ये लगातार दो प्रथम पद को भी 2 माना है और लगातार 2 जोड़ते चले जाते हैं तो हमें 2 का पहाड़ा प्राप्त होता है। वैसे ही यहाँ देखो 3 का टेबल है, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में फिर 3 जोड़ा 9, फिर 3 जोड़ा 12 है। या फिर इसी की उल्टी श्रृंखला हो जाती है, जैसे हम अगर प्रथम पद 27 मानते हैं, 27 में से 3 घटाया 24, 24 में से 3 घटाया 21, 21 में से 3 घटाया 18। इसी प्रकार यहां पर हमारा जो धन श्रृंखला में था प्रथम पद 3 था और लगातार इसमें हम 3 को ही जोड़ते चले जा रहे थे। तो यहाँ पर जो हमारा सर्वांतर का पद था वो भी 3 था। यहाँ जब हम ऋण श्रृंखला की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रथम पद 27 है और इस श्रृंखला में लगातार घटने वाला जो पद है वो -3 है। वैसे ही यहाँ पर 7 का टेबल है, प्रथम पद को अगर 7 माना जाए और लगातार 7 ही जोड़ते चले जाते हैं तो यहाँ पर एक श्रृंखला प्राप्त होती है। 7 में 7 जोड़कर 14, 14 में 7 जोड़कर 21, 21 में 7 जोड़कर 28, आगे को 35, 35 7 42, ये हमें श्रृंखला प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर प्रथम पद 7 हुआ और इसमें क्रमशः जुड़ने वाला पद भी 7 हुआ। आगे इसी की ऋण श्रृंखला बना दी जाए, अगर मान लिए प्रथम पद हमारे पास 70 है और इसी में लगातार हम 7 को घटाते चले जाते हैं। 70 में से 7 घटाने पर प्राप्त होगा 63, 63 में से 7 घटाने पर प्राप्त होगा 56। इसी तरीके से 56 में से भी 7 को घटाया जाए तो हमें प्राप्त होगा 49 और ये श्रृंखला हमें प्राप्त होती है 7 को लगातार घटाते जाने से। यहां अगर हम कोई विषम श्रृंखला लेते हैं, जैसे प्रथम पद कुछ और है और उस पद में जुड़ने वाली संख्या कुछ और है। यहाँ पर प्रथम पद हमारे पास 4 है, इस 4 में हम लगातार 3 को जोड़ते चले जा रहे हैं। 4 में 3 जोड़ा 7 आया, 7 में 3 जोड़ने पर 10 और 10 में 3 जोड़ने पर 13 है। इसी प्रकार ये श्रृंखला आगे हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सर्वांतर पद है, सर्वांतर पद यहाँ पर 3 है। अगर हम किसी ऋण श्रृंखला को ले लेते हैं तो ऋण श्रृंखला में मान लीजिए प्रथम पद हमारे पास -3 है, तो इस श्रृंखला में हम लगातार 2 घटाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर -3 में -2 घटाएंगे -5, -5 में फिर -2 लेंगे तो -7, -2 करेंगे -9। इस श्रृंखला में हमारे पास सर्वांतर पद है -2। यहां हम जान पाते हैं कि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके विभिन्न पदों में क्रमशः आने वाले पदों में बारंबार किसी निश्चित संख्या को ही घटाया जाए अथवा निश्चित संख्या को ही जोड़ा जाए। तो हम यहां पर जानेंगे, यदि समांतर श्रेणी, इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं AP, इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी में प्रथम पद A माना,
बारंबार जुड़ने वाला या घटने वाला पद होता है सर्वांतर। सर्वांतर को हमने डी माना। तब समांतर श्रेणी का जो रूप बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए प्लस डी, तृतीय पद ए प्लस 2d, इसी प्रकार चतुर्थ पद ए प्लस 3d। ऐसे ही उत्तरोत्तर श्रृंखला आगे को बढ़ती चली जाएगी। अगर हम इसे आगे करते जाते हैं तो इसका nवां पद होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर प्रथम पद a है, द्वितीय पद a प्लस डी है, तृतीय पद a प्लस 2d है। यहां पर ध्यान देंगे, अगर द्वितीय पद है तो d में एक अंक की कमी है। तृतीय पद है, तृतीय पद यानी कि तीसरा पद, और यहां पर d के साथ गुणा किया है 2 ने। चतुर्थ पद यानी कि चौथा पद, और d के साथ गुणा किया है 3 ने। तो जब हम nवें पद की बात करेंगे तो यहां पर d के साथ गुणा करेगा n माइनस 1। इस प्रकार हमें जो श्रृंखला प्राप्त होगी ये समांतर श्रेणी की श्रृंखला होगी। अगर हम कोई ऋण श्रृंखला को लेते हैं, माना प्रथम पद a है और इसमें हम d को लगातार घटाते जाते हैं, तो यहां पर द्वितीय पद प्राप्त होगा a माइनस डी, तृतीय पद प्राप्त होगा a माइनस 2d, और चतुर्थ पद प्राप्त होगा a माइनस 3d। ये श्रृंखला अगर आगे जाती है तो यहां पर हमारे पास nवां पद होगा a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों ही श्रृंखलाएं समांतर श्रेणी की हैं, और यहां पर हम जैसा कि जान पाए, प्रथम पद को हमने a माना है, सर्वांतर को d माना है, तो समांतर श्रेणी का अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन या फिर एपी का जो nवां पद होगा वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जबकि d धनात्मक है, या a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जबकि d ऋणात्मक है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग। n पदों का योग, तो n पदों के योग के लिए हमारे पास सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या यदि nवें पद को हम अंतिम पद या l बोल दें तो अंतिम पद या l बोल दें तो यहां पर हमारे पास एपी के n पदों के योग का सूत्र बन जाता है n/2 इंटू a प्लस l, अर्थात प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुणा में आ जाएगा पदों की संख्या का आधा। समांतर श्रेणी के बारे में हम यहां पर जान पाए हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद या अंतिम पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और समांतर श्रेणी के n पदों का योग n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या
अगर हमें अंतिम पद पता है तो n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद a प्लस f। ओके, समांतर श्रेणी के बाद अब हम चर्चा करते हैं गुणोत्तर श्रेणी को लेकर। गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं? किसी संख्या को प्रथम पद a मानकर उसमें किसी दूसरी संख्या r का बारंबार गुणा करके या भाग देकर क्रमशः प्राप्त होने वाले जो क्रमागत पद हैं उनकी श्रृंखला को हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। जैसे हम एक में लगातार 2 की गुणा करते जाते हैं, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि गुणा 2 से हो रहा है, गुणा 2 से हो रहा है, गुणा 2 से हो रहा है, और ये क्रम जो है हमारा लगातार चल रहा है। तो यहां पर हम जो सार्वनुपात है वो हम प्राप्त कर पाते हैं 2। वैसे ही यहां हम प्रथम पद को 3 मानकर जो श्रृंखला प्राप्त करते हैं, 3 में गुणा हो रहा है 2 से तो 6, 6 में गुणा 2 से करा 12, 12 में गुणा 2 से करा 24। यहां पर भी हमारे पास सार्वनुपात 2 ही है। अब यहां पर एक तीसरी श्रृंखला है। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि प्रथम पद 1 है और 1 में लगातार 1/2 से गुणा करते जा रहे हैं, या सीधे सीधे कह दीजिए कि 2 से भाग करते हुए जा रहे हैं। तो यहां हम प्रथम पद को लेते हैं 1, फिर 2 से भाग किया 1/2, फिर 2 से भाग किया 1/4, फिर 2 से भाग किया 1/8, या इसे इस तरीके से बोल सकते हैं, 1 में 1/2 से गुणा किया तो 1/2, पुनः 1/2 से गुणा किया तो 1/4, पुनः 1/2 से गुणा किया तो 1/8। तो यहां पर हमारे पास जो सार्वनुपात आता है वो आता है 1/2। यहां पर जो r बराबर है वो है 2। अब आगे चर्चा करते हैं, यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्व अनुपात r है, तब गुणोत्तर श्रेणी हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होगी। हमने यहां पर हम देखते हैं कि अगर गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a है तो r से लगातार गुणा करने पर जो श्रेणी बनती है उसका प्रथम पद a हो गया। यहां पर ar द्वितीय पद हो गया, फिर तृतीय पद, तो तृतीय पद बनता है ar²। ऐसे ही चतुर्थ पद बनता है ar⁻3। जब हम nवें पद की बात करते हैं, nवें पद की बात करते हैं तो nवां पद जो बनता है वो बनता है ar⁻n-1। इस nवें पद को हम अंतिम पद भी कह सकते हैं, अंतिम पद या nवां पद। अगर हमने इसे अंतिम पद बोला है तो अंतिम पद को हम लास्ट का शब्द लेकर यहां l से भी संबोधित कर सकते हैं। वैसे ही यदि r से भाग कर दिया जाए तो प्रथम पद तो a है, यहां पर द्वितीय पद प्राप्त हो जाता है हमें a/r, तृतीय पद हमें प्राप्त हो जाता है a/r²। वैसे ही अगर हम nवें पद की बात करें तो nवां पद हमें प्राप्त हो जाता है a/r⁻n-1। अब देखते हैं जीपी अर्थात ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी जीपी का जीपी के n पदों का योग। तो जीपी के n पदों के योग के लिए हम यहां पर देख पाते हैं Sn इक्वल a इंटू r⁻n-1/r-1, जबकि r greater than 1, या
हम इसी को बोल देते हैं a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जबकि r लेस देन 1। यदि r 1 से बड़ा है अर्थात धनात्मक की स्थिति में है या पूर्णांक की स्थिति में है, तो हम यहां पर सूत्र में r पावर n माइनस 1 को a के साथ गुणा में लेते हैं। और यदि r का मान 1 से छोटा है या फिर भिन्नात्मक स्थिति में है, तो हम यहां पर सूत्र में a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर n पदों के योग के लिए प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं अनंत गुणोत्तर श्रेणी को लेकर। अनंत गुणोत्तर श्रेणी में यदि हमारे पास प्रथम पद a है और जो शार्ब अनुपात है r, इस r का मान यदि छोटा है 1 से, r छोटा है 1 से, तब अनंत गुणोत्तर श्रेणी का जो योगफल आएगा अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल एस इन्फिनेटिव, इसका जो मान होगा वो होगा a अपॉन 1 माइनस r। यदि r ग्रेटर देन 1, यदि r 1 से बड़ा होता है तो उस स्थिति में अनंत गुणोत्तर श्रेणी के जो पदों का योगफल आएगा वो आएगा अनंत। गुणोत्तर श्रेणी के बाद अब हम चर्चा करेंगे हरात्मक श्रेणी को लेकर। देखिए अभी अभी हमने आपसे बात की है समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी कैसे प्राप्त करते हैं। तो हरात्मक श्रेणी समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम है। मतलब हम इसे हरात्मक श्रेणी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी के हमारे पास पद हैं, किसी समांतर श्रेणी के विभिन्न पद, जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये हमारे पास समांतर श्रेणी के पद हैं। तो अगर हमें हरात्मक श्रेणी प्राप्त करनी है तो हरात्मक श्रेणी को प्राप्त करने के लिए हम इन सभी पदों को हर मानकर इनके अंश में 1 ले लेते हैं। अर्थात समांतर श्रेणी के पदों में एक अंश लेकर प्रत्येक पद को हर बना दिया जाए, तो जो श्रेणी हमें प्राप्त होगी वो हरात्मक श्रेणी होगी। यदि हमारे पास समांतर श्रेणी है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, आगे को इसी प्रकार बढ़ते हुए पदों में, तो हम इसी समांतर श्रेणी से हरात्मक श्रेणी प्राप्त करते हैं प्रत्येक पद को हर में 1 के हर में स्थान देकर, जैसे 1 अपॉन a प्लस डी, 1 अपॉन a प्लस 2d, 1 अपॉन a प्लस 3d। जैसे हम अंकगणित में बात करें तो अंकगणित में जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है, जैसे कोई टेबल है, हमने यहाँ पर 2 का पहाड़ा लिया, 2, 4, 6, 8, 10, आगे वो इसी प्रकार। तो ये तो हमारे पास AP है। अगर हमें हरात्मक श्रेणी चाहिए अर्थात HP चाहिए तो हम इसी श्रेणी के
समांतर श्रेणी के पदों को एक के हर बना देते हैं, एक को अंश लेते हैं और समांतर श्रेणी के पदों को लगातार हम हर के रूप में स्थान देते जाते हैं। 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। इसी प्रकार जो श्रेणी हमें प्राप्त होगी वो हरात्मक श्रेणी होगी। अब यहां पर हम बात करते हैं हरात्मक श्रेणी का nवां पद। हरात्मक श्रेणी HP का nवां पद। तो इसका nवां पद अगर हमें निकालना होता तो हम सीधे सीधे नियम बनाते हैं। जब हमें हरात्मक श्रेणी बनानी थी तो हमने समांतर श्रेणी के पदों को हर में पहुंचा दिया। वैसे ही जब हम हरात्मक श्रेणी का nवां पद निकालेंगे तो हम समांतर श्रेणी के nवें पद को एक अंश बनाकर हर में रख देते हैं। जैसे 1/AP का nवां पद, यानी कि हम सीधे सीधे सूत्र प्राप्त करते हैं 1/A + n-1 × d। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के बाद अब हमारा अगला टॉपिक है दो पदों A व V का समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य ज्ञात करना। यदि हमारे पास दो पद A और B हैं तो इन दो पदों A और B का समांतर माध्य है। सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर माध्य को लेकर। तो यहां पर समांतर माध्य है, जब हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, समांतर माध्य को हम बोल देते हैं A। A बराबर दोनों पदों का योग और इनका बटे 2, A + B/2। इसी प्रकार A और B का गुणोत्तर माध्य, A और B का गुणोत्तर माध्य होगा, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से है तो इसमें हम GP का G ले लेते हैं, इसे हम G से प्रदर्शित करेंगे। तो गुणोत्तर माध्य होगा A और B के गुणनफल का वर्गमूल, यह हम सीधे सीधे बोल देते हैं √AB। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं A और B का हरात्मक माध्य है। ये हार्मोनिकल प्रोग्रेशन का माध्य है, तो यहां पर हम HP में से संकेत के रूप में लेते हैं H, अर्थात हरात्मक माध्य को हम H से प्रदर्शित करेंगे और इसमें हरात्मक माध्य का जो मान होता है A और B के लिए वो होता है 2AB/A + B। तो हम यहां पर जान पाए दो पद हैं A और B। इन दो पदों के लिए सबसे पहले हमने ज्ञात किया समांतर माध्य। तो समांतर माध्य को हम प्रदर्शित करते हैं A से, और समांतर माध्य का मान होगा दोनों पदों का योग और योग करके उनका आधा। वैसे ही A और B का गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य को हम प्रदर्शित करते हैं G से। G का जो मान होगा वो होगा दोनों पदों के गुणनफल का वर्गमूल। वैसे ही हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य में हम इसे H से प्रदर्शित करते हैं और H की जो वैल्यू मान आएगा वो आएगा दोनों पदों के गुणनफल का 2 गुना और बटे दोनों पदों का योगफल। अब यहां पर बात करते हैं समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में संबंध की। तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं A गुणा H। अगर हम A और H की गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? A का मान हमारे पास यहां से है A + V/2, और हम
इसे गुणा कर रहे हैं h, अर्थात 2ab अपॉन a प्लस b से। यहां हम देख पाते हैं कि a प्लस बी अंश में है और a प्लस बी हर में है, तो कट जाएंगे। यहाँ 2 हर में है और 2 अंश में है, ये भी कट जाएंगे। तो हम यहां पर प्राप्त कर पाए ए बी, दोनों पदों का गुणनफल। इसे अगर हम लिखना चाहें तो ए एच करके हम सीधे सीधे बोल देते हैं ये ए बी है, तो रूट ए बी का होल स्क्वायर। यहां से हम प्राप्त करते हैं गुणोत्तर माध्य अर्थात जी स्क्वायर। अतः हम जान पाए कि समांतर माध्य और हरात्मक माध्य का गुणनफल गुणोत्तर माध्य का वर्ग होता है। या हम इसी को लिख सकते हैं कि दो पदों ए और बी का जो गुणोत्तर माध्य होगा वो उनके समांतर माध्य और हरात्मक माध्य के गुणनफल का वर्गमूल होगा। आज वीडियो में हमने चर्चा की है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य को लेकर, और समांतर श्रेणी का n पद, n पदों का योगफल, वैसे ही गुणोत्तर श्रेणी का n पद, n पदों का योगफल, और हरात्मक श्रेणी का n पद। आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। यदि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।